वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और लगातार आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी बीए थर्ड ईयर हिंदी के बारे में कुछ बताएं। तो आपको बता दूं कि इससे पहले पेपर 1 और पेपर 2 की वीडियोज़ ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, मॉडल पेपर की और महासंग्राम वीडियो की। और प्रयोजन मूलक हिंदी यानी पेपर 3 की भी वीडियोज़ आप लोग देख चुके होंगे, महासंग्राम वीडियो की और मॉडल पेपर की भी। तो आपको बता दूं ये एक प्रकार से न्यू मॉडल पेपर है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। बीए थर्ड ईयर का पेपर 3 का, जिसके अंतर्गत आपको प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़नी है। हिंदी में ठीक है, क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य अगर आपने लिया है, थर्ड ईयर में है, तो आपको पेपर 3 में प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ना पड़ता है। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि पेपर 2 में प्रयोजन मूलक हिंदी को पढ़ाते हैं और कुछ है जो कि पेपर 1 में। बात कोई भी हो, मतलब वही है, कार्यालयी हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, मतलब सब बात लगभग एक ही होती है। और अब तो सेमेस्टर टाइप की परीक्षाओं में आपको प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में या कार्यालयी हिंदी के बारे के नाम से आपको बीए सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है हिंदी के बारे में। तो बीए थर्ड ईयर में आपको पेपर 1 3 मतलब 1 2 3 कहीं पर भी आपको मिले तो पढ़ना यही होता है, सिलेबस यही है, प्रश्न यही पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी अगर जिनको पढ़नी है तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, चाहे आप सेकंड ईयर में है, चाहे थर्ड ईयर में है, चाहे सेकंड सेमेस्टर में है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से थर्ड ईयर के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ पेपर 3 प्रयोजन मूलक हिंदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर को बताने का मैं प्रयास करूंगा। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं कि प्रश्नों को मैंने खुद इस मॉडल पेपर को बनाया है और संभावित जो प्रश्न हैं उनको लिख करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से मैं और आपके साथ जुड़ सकूं और आपके लिए मेहनत कर सकूं, दिन रात आपके प्रति समर्पित हो सकूं। बस आप लोगों का थोड़ा सा प्यार, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। बस यही थोड़ा सा अगर आप करेंगे तो मैं आपके साथ दिन रात हमेशा, अगर करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी, हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। चलिए मैं प्रारंभ करता हूं। बीए तृतीय वर्ष, और आप लोग करते हैं, मुझे निराश आप लोगों ने कभी नहीं किया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आप लोग हमको प्यार दे रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और उसका मैं एक प्रकार से आभारी रहूंगा संपूर्ण जीवन। और कभी भी एक प्रकार से आप इस ऋण से एक प्रकार से मैं मुक्त नहीं हो सकता जो आप लोगों ने मुझे दिया है। और निश्चित तौर पर मैं आप लोगों के लिए हर हालत में हमेशा आपके समक्ष आता रहूंगा और आपकी जो समस्याएं होंगी स्टडी से रिलेटेड उसको निपटाने का प्रयास पूर्ण रूप से करूंगा। चलिए बीए तृतीय वर्ष हिंदी के बारे में जान लेते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, पेपर 3 सॉल्व मॉडल पेपर है 2023 की परीक्षाओं के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसमें। देखें, सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। अति लघु उत्तरीय फॉर्म में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं खंड आ से, खंड आ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 50 शब्दों में आपके एक प्रश्न के उत्तर को आपको लिखना होता है। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अति लघु उत्तरीय में मैंने रखा है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और 10 के 10 को मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे कैसे लिखना है। ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि भाई पल्लवन, संक्षेपण, कंप्यूटर, ऐसे लिख करके आपको मिलेगा। तो पल्लवन लिखा है, इसका मतलब पल्लवन के बारे में आपको बताना है, पल्लवन के बारे में आपको 50 शब्द लिखना है। पल्लवन क्या है, पल्लवन के बारे में मतलब उसकी परिभाषा वगैरह आप अगर दे देंगे पल्लवन के बारे में, पल्लवन से आप क्या समझते हो, एक परिभाषा आप किसी विद्वान की दे दें, या फिर नहीं भी विद्वान की पता है तो आप इन्वर्टेड कामा में लिख सकते हो कि भाई पल्लवन को हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। और फिर अगर दूसरी परिभाषा आपको कोई याद आ रही है, विद्वान का नाम नहीं भी याद आ रहा है, तो आप लिख सकते हो दूसरे शब्दों में। ठीक है, इस प्रकार से आप बढ़िया तरीके से थोड़ा सा चालाकी भरे उत्तर को लिखेंगे तो एग्जामिनर जो होगा आपको अच्छा नंबर देगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका पल्लवन, पल्लवन के बारे में आपको 50 शब्द में लिखना है। पल्लवन, पल्लवन, पल्लवन माने होता है एक प्रकार से विस्तार करना। पल्लवन माने क्या होता है? विस्तार करना। अब किसका विस्तार करना है? तो जो हमको दिया गया कंटेंट है, विषय वस्तु हमको कुछ दी गई होती है, कुछ हमको सूक्तियां दी गई होती हैं, उन्हीं सूक्तियों की हमको व्याख्या करनी होती है विस्तार से। ठीक है, उसी को बोला जाता है पल्लवन। तो कोई सूक्ति, कोई मुहावरा या कोई एक प्रकार से सेंटेंस आपको दिया गया है, तो उसी सेंटेंस, मुहावरा, लोकोक्ति का आपको क्या करना पड़ता है? विस्तार से एक लेख लिखना पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं पल्लवन। तो पल्लवन का मतलब होता है विस्तारण। अच्छा, पल्लवन को विस्तारण भी कहते हैं। विस्तारण माने विस्तार से लिखने का एक प्रकार से एक मैटर। ठीक है, तो इसको विस्तारण भी कहते हैं, पल्लवन भी कहते हैं, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, अब विस्तार करना भी इसको कहते हैं पल्लवन को ही। तो द्वारिका प्रसाद सक्सेना बड़े अच्छे शब्दों में पल्लवन की परिभाषा को देते हैं और ये कहते हैं द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी कि सूत्र रूप में
या संक्षेप में व्यक्त जो भाव होता है या जो विचार होता है उसी भावों को या उन्हीं विचारों को विस्तार से लिखना, इसी को पल्लवन बोलते हैं। कोई सूक्ति है या कोई एक प्रकार से कोई भाव संक्षेप में लिखा हुआ है, उसी भाव को आप बृहद तरीके से पाठक के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो ये कला, ये संक्षेपण कहलाती है। ये प्रक्रिया आपकी पल्लवन कहलाती है। और इसके ठीक विपरीत एक प्रक्रिया होती है संक्षेपण। मेरे मुंह से निकल गया तो मैं वहाँ वो भी आपको समझा दूँ। संक्षेपण जो होता है अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षेपण जो होता है वो बड़ी विषय वस्तु दी होती है, उसको आपको छोटा लिखना होता है। एक व्यापक एक प्रकार से या बृहद टाइप का संक्षेप में नहीं, एक प्रकार से विस्तार से कोई भाव या कोई विचार होता है, उसी भाव और विचारों को आपको संक्षेप में कह करके समझाना होता है। खास करके जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं या नेता मंत्री होते हैं, उनको जो उनके सलाहकार होते हैं पूरे दिन की खबर को, न्यूज को बहुत ही कम शब्दों में बताते हैं। क्योंकि नेता मंत्री के पास या बड़े लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारी न्यूज को, सारी जानकारी को पढ़ें पेपर में बैठ करके। बस उनको क्या होता है कि भाई बस पॉइंट टू पॉइंट उनको कम शब्दों में संपूर्ण जानकारी कोई बता दिया करके, तो वो संक्षेपक होते हैं, संक्षेपणकर्ता जिसको कहते हैं। ठीक है, यानी कम शब्दों में बताना। संक्षेपण माने होता है बड़ी विषय वस्तु दी है उसको कम शब्दों में लिखना, और एक प्रकार से पल्लवन का मतलब होता है कम विषय वस्तु दी गई उसको बहुत बड़े स्तर पर लिखना। ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। तो द्वारिका प्रसाद सक्सेना कहते हैं कि सूत्र रूप में या संक्षेप में व्यक्ति या भाव या विचार के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। ठीक है, एक विद्वान और हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया जी और सुमन सिंह जी, तो इन दोनों ने कहा, परिभाषा दी कि किसी सूक्ति या भावपूर्ण कोई वाक्यांश है या कोई वाक्य है या कोई लोकोक्ति है या कोई कथन दिया है, तो इसी प्रकार से कई सारे जो भाव होते हैं, तो उन्हीं विविध भावों को हम विस्तार दे करके लिखते हैं, तो उसी को विस्तारण या उसी को भाव विस्तारण या उसी को हम पल्लवन, ठीक है, कहते हैं। तो समझ में आ गई बातें, पल्लवन क्या होता है निश्चित तौर पर आपके समझ में। पल्लवन लिखते समय पल्लवन की कई सारी विशेषताओं को ध्यान में रखना होता है। पल्लवन की विशेषताएं अगर आपसे पूछे तो पहली विशेषता तो भाई पल्लवन क्या है, गद्यात्मक रचना है, गद्य में लिखी जाती, पद्य नहीं होता पल्लवन का, गद्यात्मक रचना। दूसरी बात सृजनात्मकता होती है इसमें। तीसरी बात मौखिकता भी होती है। चौथी बात केंद्रोन्मुखता होती है, यानी कि जो भी बातें विस्तार से आप लिख रहे हैं वो सारी बातें कहीं ना कहीं पे जो शब्द पहले लिखा हुआ था या जो सेंटेंस था उसी को एक प्रकार से इंडिकेट करता हो, यानी केंद्रोन्मुखता उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा कल्पनाशीलता भी आप उसमें प्रवाह कर सकते हैं, शैलीगत प्रवाहमयता भी होनी चाहिए, ताकि एक प्रकार से पाठक को पढ़ने के लिए बोरिंग ना महसूस हो। ऐसा होना चाहिए कि ताकि पाठक अच्छे तरीके से उसको पढ़ सके। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, दूसरा नंबर प्रश्न है संक्षेपण। संक्षेपण के बारे में बताएं, तो संक्षेपण क्या होता है भाई, तो संक्षेपण माने जो कोई बड़ी वस्तु दी गई है, बड़ी विषय वस्तु है, कोई बड़ा भाव है, कोई बड़ा विचार दिया गया है, ठीक है, तो उसको कम शब्दों में लिखना, वो होता है संक्षेपण। संक्षेपण की परिभाषा को देते हुए डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी जी कहते हैं कि संक्षेपण किसी अवतरण अथवा किसी प्रपत्र अथवा किसी एक विषय पर लिखे गए अनेक प्रपत्रों या पत्रों आदि के सार तत्व या मूल विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करने की कला जो होती है उसी को संक्षेपण कहते हैं। संक्षेपण में सबसे पहली बात तो मूल का सार होना चाहिए, यानी जो बातें बताई जा रही हैं विस्तार से खूब ज़्यादा, उसी को कम शब्दों में बताएं, लेकिन बात वही, भाव वही हो, सेम एकदम से, भाव में परिवर्तन ना हो। इसके अलावा दूसरी बात, जब आप संक्षेपण करें तो क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी जो विचार उसमें विस्तार से आए हैं क्रम से, उसी क्रम से संक्षेपण में भी होने, बल्कि जो संक्षेप हमको मिला है उसमें भी होना चाहिए, यानी जो हमको मटेरियल मिला। तीसरी बात संक्षिप्तता, यानी छोटा होना चाहिए। और चौथी बात स्पष्ट होना चाहिए, ताकि भाव और विचार समझ में आ सके। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो संक्षेपण यही होता है, ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें आपके। तो संक्षेपण की ज़रूरत आपको पता होगा, ऐसे बड़ा उपन्यास कोई है तो उपन्यास खूब बड़ा होता है, लगभग 300-400 पेज का, 800 पेज का, 900 पेज तक उपन्यास होते हैं। उपन्यास यानी जिसको आप नोवेल कहते हैं अंग्रेजी में, तो बड़ा होता है नोवेल, उपन्यास बड़ा होता है, ठीक है, एक किताब होती है उपन्यास की। तो उसी उपन्यास को एक प्रकार से उसमें जो कहानियाँ वगैरह होती, कई सारी कहानियों को मिला करके एक उपन्यास का सृजन करता है एक लेखक। तो जब वो उन्हीं उपन्यासों को पढ़ना होता है किसी व्यक्ति को या उसका मूल्यांकन करना होता है, हालांकि पढ़ना पूरा चाहिए, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं होता है तो आप लोग बस उसको गूगल पर सर्च करें कि भाई इसका कथा सार या कथानक बताइए, या इसका एक प्रकार से संक्षेप में इसके कथानक को बताएं, या सार तत्व या सारांश,
ठीक है, जिसको आप बोलते हैं। तो वही सारांश, वही चीज़ें आपकी एक प्रकार से संक्षेपण बोल सकते हो कि भाई 300 पेज का उपन्यास था और 4 पेजों में हमने उसको लिख दिया, तो वो क्या हो गया आपका संक्षेपण मान सकते हो आप उसको। समझ में आ गई चीज़ें। तो संक्षेपण की क्रिया के द्वारा ये चीज़ें संभव हो पाती हैं। तो आपके बिल्कुल समझ में आ गया संक्षेपण क्या है, पल्लवन क्या है। निश्चित तौर पर एक भी प्रश्न मतलब अब आपको डाउट नहीं बचा होगा इसमें। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में बताएं। तो कंप्यूटर जो है ये कंप्यूट शब्द से बना, किससे बना भैया, ये कंप्यूट शब्द से बना, किससे बना है, कंप्यूट शब्द से बना है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना या गिनती करना, ये कंप्यूट का मतलब होता है। और खास करके जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या था भाई, मैं बता रहा था कंप्यूटर के बारे में आपको। तो कंप्यूटर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि भाई ये कंप्यूट शब्द से बना हुआ है कंप्यूटर। किससे बना है, ये कंप्यूट शब्द से बना हुआ है कंप्यूटर। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना यानी कि गिनती करना। ठीक है, और ख़ास करके जब हम बात करते हैं गणना करने की तो हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है गणित की तरफ। तो जब सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था या कंप्यूटर बना था तो ये गणित के लिए ही बना था, क्योंकि हम तीव्र गति से गणितीय चीज़ों को मनुष्य उतना तीव्र गति से नहीं कर पाता था। तो इसके लिए कंप्यूटर का एक प्रकार से आविष्कार किया गया ताकि वो तीव्र गति से सारी चीज़ों को कर पाए। तो इसी को हम कंप्यूटर कहते हैं, गणना करने को या कंप्यूट करने को, कलेक्शन को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि क्या करती है, सूचनाओं अथवा डाटा के आधार पर क्या करती है, कार्य करती है। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो सूचनाओं अथवा डाटा के आधार पर कार्य करती है। तो कंप्यूटर ऐसे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कंप्यूटर को। अच्छा, कंप्यूटर संकलित सूचनाओं की क्रमबद्ध जानकारी देता है, इसीलिए हम कंप्यूटर को अब हम डाटा प्रोसेसर भी कह सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर डाटा यानी सूचना संकलित करके पुनः उसे क्रमबद्ध तरीके से सहज रूप में जो है प्रस्तुत भी कर सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक प्रकार से आप देखते हैं और भी तमाम सारी चीज़ों को, ये सूचनाओं को छाप करके क्रमबद्ध रूप से उपस्थित भी कर सकता है पाठक के सामने। कंप्यूटर का वास्तव में गणित से विशेष संबंध नहीं है, फिर भी गणित से जुड़े होने के कारण से इसका नाम कंप्यूटर पड़ा और आज तक कंप्यूटर नाम ही इसका एक प्रकार से उचित नाम है। वैसे कहे बहुत कुछ सकते हैं आप कंप्यूटर को, लेकिन कंप्यूटर मुख्य रूप से कंप्यूटर नाम से ही अच्छा लगता है सुनने में भी और ख़ास करके अब प्रचलन में भी तो ही है। तो ये है आपका कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहली विशेषता ये होती है कि कंप्यूटर डाटा और निर्देश पढ़ करके उसको सबसे पहले खुद समझता है, ग्रहण करता है उसको। फिर दूसरे नंबर पर कार्य वो करता है कंप्यूटर कि जो डाटा आपका है, जो एक प्रकार से आपने डेटा यानी कि जो तथ्य आपका है उस, तो कंप्यूटर क्या करता है, डाटा और निर्देशों को इकट्ठा भी करता है, भंडारित करता है। सबसे पहले क्या करता है, पहले डाटा और निर्देश पढ़ करके उसको ग्रहण करता है, समझता है, फिर उसके बाद में उसको इकट्ठा करता है, भंडारित करता है। फिर उसके बाद में कंप्यूटर जो है विभिन्न प्रक्रियाओं और उनके क्रम को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, संचालित करता है तमाम प्रकार की क्रियाओं को कंप्यूटर। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करता है कंप्यूटर, फिर उसके बाद में उपयोगी सूचनाओं को प्रयोजनकर्ताओं को समझने के योग्य बनाता है कि ताकि जो एक प्रकार से जो कंप्यूटर चला रहा है उसको समझ में आ जाए और फिर जब कभी उसको उस डाटा की आवश्यकता पड़े तो एक सूची उसके समक्ष आ जाए। तो कंप्यूटर एक प्रकार से बहुत अच्छी भूमिका निभाता है आजकल के भौतिकवादी समाज में। अगर कंप्यूटर, एक मिनट के लिए मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर ख़त्म कर दिया जाए या जो टेक्नोलॉजी आज है मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर की, अगर एक बैग ऐसा हो कि 2-3 साल के लिए कंप्यूटर ख़त्म कर दिया जाए तो विकास ऐसे एकदम से, यहाँ पर जो विकास चल रहा है एकदम से नीचे, एकदम से ग्राफ नीचे आ जाएगा, एकदम से नीचे आ जाएगा। कंप्यूटर के एक प्रकार से अब एकदम से शिकार हो चुका है मनुष्य के। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, एक दिन आपका डाटा खत्म हो जाता है तो आप लोग अब रह नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये सब एक प्रकार से ऐसी क्रियाएं हैं जो कि आपको लत लग चुकी है। पहले बिना मोबाइल के लोग रहा करते थे, लेकिन आज मोबाइल के बिना आप नहीं रह पाते, लगता है कि आपका कोई कुछ खो गया है। ठीक है, तो अगर मोबाइल है आपके पास तो आजकल आप देख रहे हैं मोबाइल के कारण ही तमाम प्रकार के, पहले रिश्तों में मधुरता हुआ करती थी, आजकल मोबाइल के माध्यम से रिश्तों में एक प्रकार से खड़ासपन आ गया, क्योंकि मोबाइल एक प्रकार से एक मनुष्य का काम करती है उसके समक्ष। वो वही मोबाइल में बैठ करके दुनिया भर की चीज़ों को देखता, पढ़ता, सुनता रहता है, तमाम प्रकार की चीज़ें करता है, मनोरंजन के साधन है मोबाइल एक प्रकार से, और भी कई प्रकार की चीज़। तो ये है कंप्यूटर। अगला प्रश्न, सरकारी पत्र क्या है। सरकारी पत्र के बारे में आपसे पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सरकारी पत्र। अच्छा, सरकारी पत्र या बोलो इसको, चाहे इसको कार्यालयी पत्र भी बोलो, बात एक ही। क्या, सरकारी पत्र बोलो चाहे इसको कार्यालयी पत्र बोलो, बात एक ही है। ओके, तो कार्यालयी पत्र या सरकारी पत्र आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है। 2020 में, 2021 में, 2022 में
हमेशा प्रश्न पूछा गया कार्यालयीय पत्र को लेकर के या सरकारी पत्र। तो सरकारी पत्र जो होता है ये राष्ट्र के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुसंगठित सरकार की आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहली बात। और यह सरकार जो होती है, जो कि एक राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाती है, वो क्या करती है, वो अपने कार्य संचालन की सुविधा के लिए अनेक कार्यालय खोलती है, अनेक ऑफिस खोलती है। और जब वह सरकार ऑफिस खोलती है तो चूंकि यह कार्यालय या ऑफिस जो होते हैं, एक ही ऑफिस से काम नहीं चलता है, चूंकि देश बड़ा होता है तो एक कोने में यहाँ कोई ऑफिस है, दूसरे कोने में यहाँ कोई ऑफिस, फिर यहाँ ऑफिस, फिर यहाँ ऑफिस, देश के प्रत्येक कोने में जो है तमाम प्रकार की ऑफिस हैं। तो इन्हीं देश के तमाम कोने कोने में एक छोर से दूसरे छोर तक क्या फैले हुए हैं, ऑफिस यानी कार्यालय सरकार के फैले हुए हैं, जिसके कारण से सरकार अपने कामकाज किया करता है। तो इस कार्यालय से यहाँ तक कोई सूचना अगर भेजनी हुई तो किसके माध्यम से भेजेंगे, पत्र के माध्यम से भेजेंगे। तो कार्यालयीय पत्र लिखा जाता, तो उसी को बोलते हैं ऑफिशियल लेटर या कार्यालयीय पत्र। तो एक ऑफिस से, एक सरकारी कार्यालय से किसी दूसरी सरकारी कार्यालय में भेजे गए पत्र या प्रपत्र को सरकारी पत्र या प्रपत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मान लें यहाँ भेजना हो तो इस तरीके से भेजेंगे, यहाँ से यहाँ भेजना हुआ। तो एक प्रकार से ये जो पत्राचार की व्यवस्था है ऑफिशियल के लिए, मतलब ऑफिस के कार्यालयों में, मतलब ऑफिस में खास करके पत्र लिख करके सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ये सरकारी पत्राचार के माध्यम से होता है। पहले होता था पत्र वगैरह लिख करके लोग एक प्रकार से लिखते थे, लेकिन आजकल क्या है, ईमेल वगैरह चल गया, तो ईमेल के माध्यम से लोग जल्दी भेज देते हैं। पत्र से सस्ता पड़ता है ईमेल, और उसी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कम समय पहुंच जाता है। इधर आपने सेंड किया, उधर पहुंच गया तुरंत, मिनटों लगता है पहुंचने में, मतलब मिनटों क्या सेकंडों लगता है, 10-12 सेकंड में पहुंच जाता है ईमेल, कहीं पर भी दुनिया के कोने में आप बैठे हैं। तो अब वो सहज हो गया है, ठीक है, ईमेल। लेकिन अगर ईमेल नहीं था या फिर ईमेल से पहले या आज भी पत्र या सरकारी पत्र लिखे जाते हैं और कार्यालय को भेजे जाते हैं, डाक वाली गाड़ी जो होती है आती रहती, तो वो इसी में। ठीक है, तो ये हो गया आपका सरकारी पत्र। क्लियर? तो समझ में आ गया आपको। तो शासकीय कर्मचारियों अथवा अधिकारियों के द्वारा एक कार्यालय या विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग को लिखे गए पत्र को शासकीय पत्र या सरकारी पत्र या कार्यालयीय पत्र के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई होगी चीजें। अच्छा, एक सामाजिक पत्र होता है, कार्यालयीय पत्र तो आपने समझ लिया, लेकिन एक सामाजिक पत्र होता है। सामाजिक पत्र जो होता है जिसको आप गैर सरकारी पत्र कहते हैं, सामाजिक पत्राचार कहते हैं। जैसे समाज में लिखा गया कोई पत्र हो गया, जैसे आप अगर पत्र लिखे, अपने संबंधियों को कोई पत्र लिख दें, आप कोई बधाई पत्र लिख दें, या शोक पत्र आप भेजते हैं, जैसे कार्ड वगैरह आप भेजते हैं सबके यहाँ पर शादी ब्याह का, वो भी एक प्रकार से अपना परिचय पत्र हो गया, आपका निमंत्रण पत्र हो गया। इसी प्रकार से तमाम प्रकार के पत्र होते हैं जो कि एक प्रकार से ऑफिशियल नहीं होते हैं, कार्यालय से संबंधित नहीं होते हैं, वो दैनिक जीवन में उपयोग के लिए होते हैं, और प्राइवेट यानी निजी होते हैं, व्यक्तित्व यानी सामूहिक पत्र भी हो सकता है, और एक प्रकार से पर्सनल पत्र भी हो सकता है। जैसे हमारा कोई मित्र है, हमने उस मित्र को पत्र लिख दिया, तो एक प्रकार से वो हो गया आपका सामाजिक पत्र। ठीक है, तो ये सामाजिक पत्र होता है। अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर प्रश्न है, पत्रकारिता के बारे में बताएं। पत्रकारिता किसे कहते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे पत्रकारिता के बारे में। पत्रकारिता क्या होती है बताएं। तो पत्रकारिता की अगर बात की जाए तो पत्रकारिता क्या होती है भाई, पत्रकारिता मूलतः समाचारों का संप्रेषण, एक प्रकार से समाचारों को भेजना पत्रकारिता कहलाती है, और अंग्रेजी के जर्नल शब्द से बना हुआ है जर्नलिज्म, और जर्नलिज्म शब्द जो है उसका मतलब होता है पत्रकारिता। ठीक है, और ख़ास करके जर्नलिज्म शब्द से माना जाता है एक प्रकार से पत्रकारिता का उद्भव, और इसका मतलब होता है दैनिक पंजिका या डायरी बोल सकते हो जर्नलिज्म का मतलब, तो उसी को पत्रकारिता बोलते हैं। खास करके एक ऐसी पुस्तिका जिसमें प्रत्येक दिन का लेन देन या कारोबार होता है, वो पत्रकारिता या डायरी या दैनिक पत्रिका बोलते हैं। शाब्दिक दृष्टि से अगर देखें तो जर्नल का अर्थ होता है नियम अंतराल पर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र अथवा मैगजीन। ठीक है, तो पत्रकारिता क्या होती है कि दैनिक घटना हुई, कोई मतलब एक दिन में कोई घटना हुई, या कोई बात है, या कोई तथ्य है, कोई प्रक्रिया है, कोई स्थिति है, कोई परिस्थिति है, उसके संबंध में जानकारी के लेखन अथवा चित्रों के द्वारा संप्रेषित करने की क्रियात्मक कला जो होती है, उसी कला को हम पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, पत्रकारिता में क्या होता है कि जन सेवा को विशेष महत्व दिया जाता है। महात्मा गांधी ने कहा भी था कि मानव सेवा ही पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, तो ये बात भी आप लिख सकते हैं। पत्रकारिता का प्रमुख उद्देश्य होता है संपूर्ण समाज में नव संचार, संपूर्ण समाज में सजीवता, जागरण, नव स्फूर्ति, सक्रियता, गतिमयता, इन सभी का संदेश प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए।
ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली के भवन शिलान्यास के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उन्होंने कहा था कि पत्रकारिता एक उद्योग से कहीं ज़्यादा जनसेवा होती है और इसका परम उद्देश्य खबरों को एकत्र करना और उन खबरों को छापना, उनको प्रसारित यानी दूसरों को भेजना, ये होता है। और यह काम उसे पूरा सही और जहाँ तक संभव हो निस्वार्थ भाव से या निस्वार्थ भावना से पत्रकारिता करनी चाहिए लोगों को। और इसका लक्ष्य होना चाहिए कि वह लोगों को अधिक जानकारी दे करके उन्हें अच्छे तरीके से जांचने और निर्णय लेने से सहायता प्रदान करे। तो ये पत्रकारिता का उद्देश्य होता है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इस प्रकार से इस पत्रकारिता को परिभाषित किया, उसके उद्देश्य को डिफाइन किया, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बताया। तो ये है पत्रकारिता, ठीक है। अच्छा, पत्रकारिता का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। पत्रकारिता आपको बता दूं कि जनभावना की अभिव्यक्ति, सद्भाव की उद्भूति और नैतिकता की पीठिका होती है। एक प्रकार से जो पत्रकारिता होती है, संस्कृति, सभ्यता, स्वतंत्रता की बाणी भी है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे पत्रकारिता को लेकर के अकबर इलाहाबादी का एक शेर मुझे याद आ जा रहा है और बड़ा फेमस शेर है, आप लोगों को शायद पता हो। अकबर इलाहाबादी बड़े फेमस शायर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये अकबर इलाहाबादी का शेर है, बड़ा फेमस शेर है कि उन्होंने क्या कहा कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अर्थात तलवार को कमान में पड़े रहने दो, तलवार भी मत निकालो कमान से, उसी में रहने दो। जब एक प्रकार से इन सभी की यानी तलवार की भी आवश्यकता है, मतलब तलवार जहाँ पर तलवार निकालने से काम ना चले, ठीक है, जहाँ पर तोप मुकाबिल हो यानी तोप का भी काम ना चले, तोप के द्वारा भी एक प्रकार से चीज़ें ना संभव हो पाए, तब वहाँ पर क्या निकालो, अखबार निकालो। बड़ी ज़बरदस्त बात लगती है अकबर इलाहाबादी की मुझे ये। और ये आप अगर लिख देंगे तो एग्जाम में 4 चांद लग जाएगा, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा लिख सकते हो आप पत्रकारिता में। अगला क्वेश्चन से छठा नंबर, ईमेल क्या है। तो ईमेल मैंने आपको बताया था, पहले पत्राचार जो होता था अब उसी पत्राचार का स्थान ईमेल ले लिया। इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं ईमेल को, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो 2 या 2 से अधिक एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों द्वारा एक दूसरे की सूचनाओं को ग्रहण करना और एक दूसरे को भेजना, इसी को ईमेल कहा जाता है। आप लोग भी दैनिक जीवन में ईमेल भेजते होंगे, तो वही है ईमेल जो आप भेजते हैं, ठीक है, या जो आपके पास आता है। और आजकल ईमेल का प्रचलन अधिक बढ़ गया है। ईमेल पर सूचना भेजना डाक से सस्ता है और ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत और व्यावसायिक सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान आप कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम भी ईमेल किए जा सकते हैं, कई प्रकार की चीज़ें। आप ईमेल फ़ोटो भी ईमेल में भेज सकते हो, छोटी मोटी वीडियोस भी ईमेल में जा सकती हैं, पीडीएफ नोट्स भी जा सकते हैं ईमेल में, आपके समाचार पत्र भी जा सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में लिख करके। आप कोई अपने हाथों से लिख करके उसकी फ़ोटो खींच करके बढ़िया से साफ़ सुथरा उसको भी आप ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं, पीडीएफ भेज सकते हैं। तो ईमेल एक प्रकार से बड़ा सस्ता भी है और बहुत कम समय लगता है एक दूसरे तक पहुँचने में, और प्रकार से तुरंत रिप्लाई भी उधर से आ सकता है। तो बड़ी सुविधा है ईमेल की, ठीक है। पत्राचार के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है ईमेल के आ जाने से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आ चुका 7वां नंबर प्रश्न, आप देखिएगा। संचार के प्रमुख कार्यों को बताइए। संचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, बताएं फटाफट से। तो संचार के बारे में अगर बात की जाए तो संचार के कई सारे कार्य हैं, आप सभी को पता होगा। संचार के प्रमुख कार्य जो है, संचार माने क्या होता है, संचार को बोलते हैं अंग्रेजी में कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की अगर बात की, संचार एक दूसरे से विचार साझा करने का माध्यम, वो कहलाता है संचार। जैसे कि मान लेते हैं हमारे बगल में कोई व्यक्ति बैठा और मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो ये भी एक संचार है, लेकिन उसमें माध्यम कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं दूसरे स्थान पर हैं और फ़ोन आपके पास आ जाए, फ़ोन से बात करें, तो फ़ोन एक माध्यम है संचार का। यानी भावों को एक दूसरे से आदान प्रदान करने की कला संचार कहलाती है। और संचार की अगर बात की जाए तो संचार के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ बातें बताता है और दूसरा व्यक्ति अपनी बातों को बताता है, उसकी बातों को सुनता है। यानी श्रोता और पाठक जो होते हैं एक प्रकार से एक दूसरे की भावनाओं को, एक प्रकार से विनिमय होता है दोनों की भावनाओं का, और एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, जानते हैं और इस पर वर्क भी करते हैं। तो ये होता है संचार। संचार के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? पहला कार्य होता है सूचना देना, दूसरा कार्य होता है संचार का निर्देश देना, तीसरा कार्य हो सकता है मनोरंजन का, चौथा कार्य हो सकता है किसी कार्य के लिए अनुनय करना,
चौथा पांचवा कार्य हो सकता है विचार विमर्श, ये भी एक प्रकार संचार का माध्यम है, प्रमुख कार्य संचार का। इसके अलावा सांस्कृतिक उन्नयन भी होता है संचार के प्रमुख कार्य के द्वारा, मतलब संचार के द्वारा। भाईचारा और एकता स्थापित होती है संचार के द्वारा, ठीक है। तो संचार की नई तकनीकी है, आपको पता होगा, कंप्यूटर नेटवर्क एक प्रकार से बढ़ रहा है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग बढ़ रही है, टेली टेक्स्ट बढ़ रहा है, रेडियो टेक्स्ट, इंटरएक्टिव केबल, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इन सभी के माध्यम से आप दुनिया के किसी कोने में हैं तो आप वॉइस टू वॉइस भी बात कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल बात कर सकते हैं, आप एक प्रकार से श्रव्य दृश्य दोनों माध्यम से यानी देख भी सकते हैं और आवाज़ भी सुनाई पड़ेगी आपको। आसानी से आप मीटिंग कर सकते हैं गूगल मीट पर। आप घर पर बैठे हैं और आपकी ऑफिस से अगर मीटिंग करनी है तो आप गूगल मीट से ऑफिस मतलब एक प्रकार से ऑफिस भी अटेंड कर सकते हैं, अपनी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। बच्चों को लोग पढ़ाते हैं गूगल मीट पर, तो कई प्रकार की चीज़ें आप देखते हैं गूगल मीट के माध्यम से हो पाती हैं। तो ये एक प्रकार से ये संचार के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन से 8वां नंबर पर देखिएगा, टिप्पण और टिप्पणी के बारे में बताएं। तो टिप्पण क्या होता है और टिप्पणी क्या है, तो मैं आपको बताऊं टिप्पण जो होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, टिप्पण क्या है और टिप्पणी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। टिप्पणी माने होता है एक प्रकार से लेख कोई, और टिप्पण माने होता है टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को टिप्पण बोलते हैं, और टिप्पणी बोलते हैं जो आपका एक प्रकार से टिप्पण प्रक्रिया के द्वारा जो हमको चीज़ प्राप्त होती है उसको हम टिप्पणी बोलते हैं, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। तो टिप्पण का नाम लेते ही टिप्पणी हमको याद आ जाती है वैसे ही, और ख़ास करके लोग भ्रम बस टिप्पण और टिप्पणी को एक ही मान लेते हैं, लेकिन टिप्पणी और टिप्पण में बहुत अंतर होता है। खास करके टिप्पणी जो होती है वह अभिव्यक्ति होती है या अभियुक्ति होती है, एक प्रकार की टिप्पणी जो किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाती है। तो टिप्पणी क्या होती है, लिखी जाती है, और टिप्पण का प्रयोग टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया के लिए होता है। तो टिप्पण जो होता है वो टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया होती है। तो टिप्पण एक प्रक्रिया है और टिप्पणी एक प्रकार से उस प्रक्रिया के द्वारा लिखा गया जो लेख प्राप्त होता है वो होता है, ठीक है। यानी टिप्पण लिखने की कला या प्रक्रिया कही जाती है, और जो टिप्पणी है वो उस प्रक्रिया के द्वारा जो परिणाम हमको प्राप्त होता है, जो लेख मिलता है, जो जानकारी प्राप्त होती है वो है। डॉक्टर ईश्वर दत्त सील कहते हैं टिप्पण और टिप्पणी के संदर्भ में कि जिस प्रकार संक्षेप करने की कला संक्षेपण कहलाती है, विस्तार करने की कला विस्तारण कहलाती है, उसी प्रकार से टिप्पणी लिखने की कला जो होती है वह टिप्पण कहलाती है। तो टिप्पण टिप्पणी लिखने की कला, टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया टिप्पण कहलाती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। तो टिप्पण क्या है, एक प्रक्रिया है, और टिप्पणी उसका प्रतिफलित रूप है, उसका परिणाम जो मिला है वो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो टिप्पणी एक पारिभाषिक शब्द है और इसका प्रयोग क्षेत्र विशेष में होता रहता है। तो टिप्पण एक प्रक्रिया है, टिप्पणी उसका परिणाम है, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते। तो ये है आपका टिप्पण और टिप्पणी। अगला प्रश्न 9वां नंबर, अनुस्मारक क्या है, अनुस्मारक किसे कहते हैं। तो अनुस्मारक, अनु माने होता है एक प्रकार से अनु और स्मारक दो शब्दों से मिलकर के बना है ये। तो अनुस्मारक का सीधा सा मतलब होता है कि याद आना, स्मरण पत्र एक प्रकार से। तो जब क्या होता है कि कोई सरकारी पत्र है और सरकारी पत्र किसी आवश्यक सरकारी पत्र को अगर आप ना प्राप्त कर पाएँ या प्राप्त होने में विलंब होने लगे तो संबंधित विभाग को स्मरण पत्र एक लिखा जाता है। उसी स्मरण पत्र को हम अनुस्मारक कहते हैं कि भाई, और अनुस्मारक तार के माध्यम से, टेलीफोन, द्रुतगामी पत्र, इन सभी के द्वारा भेजा जा सकता है। तो अनुस्मारक में क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई पत्र लिखा और वहाँ से रिप्लाई नहीं आया उसका, किसी सरकारी पत्र आपने लिखा या कोई विभाग है, कोई छोटा विभाग है और कोई बड़ा विभाग है, तो यहाँ से मान लेते इसने एक पत्र लिखा कि भाई ये काम करवाना था, मतलब वहाँ पे सरकारी मतलब सरकारी कार्यालय में, और ये भी सरकारी कार्यालय है, ये बड़ा है थोड़ा सा उससे, तो यहाँ पर पत्र लिखा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि भाई तो और सारे काम थे तो इस पत्र को ध्यान में नहीं रखा गया, मतलब इस पत्र को थोड़ा सा मतलब उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं मिला, या फिर समय के अभाव से या समय नहीं था और इस पत्र को नहीं देखा गया। तो क्या होता है कि ये फिर से जब यहाँ पर दोबारा से एक प्रकार से हमको पत्र नहीं मिलता है तो क्या होता है कि जो ये ऑफिस होती है, ये वाली छोटी वाली, ये क्या करती है, दोबारा से एक पत्र लिखती है, ठीक है, या एक प्रकार से दोबारा से पूछती है कि भाई क्या हुआ है, या दोबारा से एक प्रकार से स्मरण पत्र लिख करके यहाँ पर फिर से भेजती है कि भाई जो मैंने पहला पत्र भेजा था उसकी कोई रिप्लाई नहीं आई, तो क्या मैटर है, तो उसमें फिर से रिप्लाई आता। तो एक प्रकार से ये होता है आपका अनुस्मारक, जो दोबारा से याद दिलवाने के लिए बड़े कार्यालयों को लिखा जाने वाला पत्र जो है वो होता है अनुस्मारक, ठीक है। 10वां क्वेश्चन से आप देखिएगा, प्रश्न प्रयोजन मूलक हिंदी के उद्देश्य बताइए। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की अगर बात की जाए तो खास करके
प्रयोजन मूलक जो चीज़ें हैं या भाषा है उसकी बात की है तो भाषा को लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं, लेकिन जब किसी प्रयोजन विशेष के लिए किसी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो भाषा के इस प्रायोगिक रूप को हम प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। तो इसी प्रकार से हिंदी भी जब किसी प्रयोजन विशेष के लिए प्रयोग की जाती है तो उसको प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। ठीक है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी हिंदी की नवीनतम उद्देश्यपरक विधा है और इसके माध्यम से पत्राचार की भाषा जो होती है प्रयोजन मूलक भाषा होती है, भाषा कंप्यूटिंग की, पत्रकारिता की भाषा, संपादन कला की भाषा, मीडिया लेखन की भाषा, अनुवाद के विविध क्षेत्रों का परिज्ञान विद्यार्थी को कराया जाता है। तो ये प्रयोजन मूलक हिंदी में ही करवाया जाता है। इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप देखते हैं करने के बाद में व्यक्ति विभिन्न प्रयोजनों की सिद्धि में समर्थ हो जाता है। बैंक में आपको पत्र लिखना है तो पत्राचार की भाषा आप देखते हैं कि थोड़ा अजीब टाइप की होती है, थोड़ा सा जटिल होती है, कठिन होती है। आम इंसान की इसे बोलचाल में जो भाषा प्रयोग हम लोग करते हैं उस भाषा का प्रयोग नहीं होता, जटिल भाषा का प्रयोग होता है। आप कोई एक प्रकार से अभी आप कानूनी कार्रवाई अगर आपके ऊपर कोई हो जाए, एक प्रकार से खेतौनी उतौनी वाला मामला देखिएगा, खसरा दुनिया भर का, आप समझ ही नहीं पाओगे। कितना भी पढ़े लिखे आप हो, हिंदी के परपक ज्ञाता हो, आप जान ही नहीं पाओगे खेतौनी उतौनी अगर एक बार आपको दिखाया जाए या कानूनी शब्दावलियों का प्रयोग आपको दिखा दिया जाए, कानूनी शब्दों के बारे में आपको बता दिया जाए, वकील जिस भाषा का प्रयोग करके लिखते हैं, जो एक प्रकार से पत्र वगैरह में या एक प्रकार से जो एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं हिंदी में, तो आप जान ही नहीं पाओगे कि क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ें बता रही है, उसमें आप कंफ्यूज रहोगे। तो ये होता है प्रयोजन मूलक हिंदी। ठीक है, जब किसी प्रयोजन विशेष में जिस भाषा का या जिस चीज़ का प्रयोग करते तो उसको प्रयोजन मूलक कहते हैं। प्रयोजन विशेष के लिए प्रयोग की गई भाषा प्रयोजन मूलक भाषा और प्रयोजन विशेष में प्रयोग की गई हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। समझ में आ गई चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। अगला आपका आ चुका है दीर्घ मतलब लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न। खंड बा में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। 200 शब्दों में इन प्रश्नों को आपको लिखना होता है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं अथवा करके आपको प्रश्न दिया होता है। मान लेते हैं एक प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, ये जैसे संक्षेपण लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा प्रश्न आपको दिया गया इसी अथवा करके, आर माने अथवा। व्यवहारिक पत्र किसे कहते हैं, इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो अगर आप संक्षेपण लिखते समय जो बातों को ध्यान रखना चाहिए उसको आपको नहीं पता तो उसके स्थान पर आप व्यवहारिक पत्र के बारे में बता सकते हैं। अगर व्यवहारिक पत्र नहीं पता तो आप संक्षेपण, यानी दोनों में से कोई एक प्रश्न आप करना अनिवार्य है, ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 नंबर का प्रश्न होता है ये। आइए हम चर्चा करते हैं संक्षेपण के बारे में। संक्षेपण लिखते समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो संक्षेपण माने होता, आप सभी को मैंने आपको बताया था, सार प्रस्तुत करना, सार संक्षेप, छोटा करना। तो यही सब होता है संक्षेप का मतलब, यानी एक बड़े अनुच्छेद में अभिव्यक्त विचारों का समाज शैली में प्रस्तुत सार संक्षेप जो होता है उसी को हम बोलते हैं संक्षेपण। डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी जी कहते हैं कि संक्षेपण किसी अवतरण अथवा किसी प्रपत्र अथवा किसी एक विषय पर लिखे गए अनेक प्रपत्रों या पत्रों आदि के सार तत्व अथवा मूल विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करने की कला होती है। ये होता है आपका संक्षेपण। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, संक्षेपण की विशेषताएं अगर आपसे पूछे तो संक्षेपण की विशेषताओं में मूल जो है उसका सार होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, संक्षिप्त यानी छोटा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए। ठीक है, व्यवहारिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए और प्रवाहमयता होना चाहिए ताकि लोग पढ़ें तो संक्षेप में एक प्रकार से चीज़ों को जान पाएँ। प्रवाहमयता हो, तारतम्यता हो, तभी लोग जान पाएंगे, पढ़ पाएंगे, स्पष्ट होगा तभी। ठीक है, तो ये होगा संक्षेप। लेकिन संक्षेपण लिखते समय किन किन बातों का एक संक्षेपकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहली बात तो उसको ध्यान में रखना ये चाहिए कि संक्षेपण में मूल अवतरण में जो आए हुए उदाहरण हो या कोई दृष्टांत आया हुआ है जो मूल रूप में, यानी जो हमको सामग्री कोई बड़ी वस्तु दी गई है, इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उसमें जो उदाहरण दिया गया इसमें या फिर जो दृष्टांत दिया गया है, कोई और भी चीज़ दी गई है, तुलनात्मक विचार दिए गए हैं, तो उनका समावेश वर्जित है। यानी कि यहाँ पर उदाहरण वगैरह जो दिए गए हैं उनका प्रयोग आपको नहीं करना है। कहाँ पर? संक्षेपण में। तो संक्षेपण में उसका विचार हमको मतलब उसका प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहली बात ये ध्यान देने योग्य है। दूसरी बात हमको ये ध्यान देने योग्य है इसमें कि संक्षेपण सामान्यतया भूतकाल और अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष कथन में लिखा जाना चाहिए, सबसे पहली बात। तीसरी बात ये कि इसमें अन्य पुरुष का प्रयोग करना चाहिए लिखते समय। ठीक है, अन्य पुरुष का प्रयोग। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चौथी बात यह है कि मूल अनुच्छेद के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग त्याज्य है इसमें, यानी जो शब्द पहले से लिखा हुआ है उस शब्दों का प्रयोग ना करें। भाव विचार वही हो लेकिन शब्दों का एक प्रकार से आप दूसरे शब्दों का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है,
पांचवी चीज़ ये है कि भाई इसमें क्लिष्ट शब्द आडंबर और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ताकि एक प्रकार से लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो क्लिष्ट शब्दावली ज़्यादा ना हो, ठीक है, और ऐसी भी शब्दावली ना हो कि एक प्रकार से वही शब्द आप उठा करके जो लिखा गया था उसी को आप बार बार लिख दें, तो उससे भी दिक्कत होगी। इसके अलावा भाषा आपकी सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, चुस्त भाषा का प्रयोग होनी चाहिए, मुहावरों का एक प्रकार से प्रयोग नहीं होना चाहिए, ना अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए। तो इन सभी बातों को एक प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। मुहावरों का प्रयोग और अलंकारिक शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए कि एक प्रकार से अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करने, थोड़ा सा चमकीला लिखने का प्रयास करें। जैसे कि अलंकारिक शब्द का मतलब तरन, तनुजा, तटतमाल, तरवर, बहुछाया, हालांकि गद्यात्मक रचना है, लेकिन आप सोचिए कि ता मिला ले, हम इस प्रकार से लिखें, या भाव में तारतम्यता मिला ले, अलंकारिकता प्रयोग करें, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। मुहावरेदार शब्दावलियों का प्रयोग नहीं करना है। इसे आपको लिखना है तो मुहावरा प्रयोग कर दिया, नहीं। इसके अलावा अगली बात आपको ध्यान रखना चाहिए, वाक्य योजना सरल और छोटी होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। इसके अलावा टीका टिप्पणी और आलोचना की छूट नहीं होती इसमें कि आप टीका टिप्पणी करें, आलोचना करें किसी कथन की। जो कथन लिखा हुआ है उसी के मूल भाव को आपको बताना है, सारांश को बताना है, आपको टीका टिप्पणी उसमें नहीं करनी है, आलोचना नहीं करनी है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना चाहिए संक्षेपणकर्ता को। और इसके अलावा संक्षेपण में भूमिका तथा उपसंहार का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए कि सबसे पहले आप भूमिका लिखें, उसकी भूमिका, फिर उसके अंदर उपसंहार में अपने विचारों को लिखें, ऐसा नहीं लिखना है। तो भूमिका उपसंहार नहीं लिखना है, बस मूल सारांश को आपको लिख करके निकल लेना है, ठीक है। ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मूल तथ्य से असंबद्ध और अनावश्यक बातों को छांट करके निकाल देना चाहिए। जो एक प्रकार से फर्जी प्रयोग है उसमें बातें जो आपको मिला हुआ है वाक्य, उसमें जो आपको लगे कि भाई ये बात अच्छी, मतलब कि ये बात नहीं होनी चाहिए या फिर फर्जी बातें हैं, उनको आपको निकाल देना चाहिए। और आरंभ और अंतिम वाक्य कितना प्रभावशाली होना चाहिए कि जो मूल विषय के भावों या विचारों को स्पष्ट कर दे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि चूंकि शुरुआत में और लास्ट में ज़्यादा एक प्रकार से ध्यान देकर के आदमी पढ़ता है, तो क्लाइमेक्स चूंकि लास्ट में मिलता है, और शुरुआती दौर में चूंकि व्यक्ति को पढ़ना ही पड़ता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो ये ध्यान में रखना होता है। इसीलिए कॉपी लिखते समय मैं आपको बार बार बताता हूं कि जब भी आप लिखें तो शुरुआती जो उत्तर लिखे वो आपका बेस्ट होना चाहिए, लास्ट उत्तर भी एक प्रकार से इसी प्रकार से लिखने का प्रयास करें, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तो चूंकि लास्ट वाले उत्तर में व्यक्ति एक प्रकार से उसको चेक करता है, देखता है, निगाह पड़ती, बीच में तो उसकी निगाह जो है जो अध्यापक होते हैं उनकी कम पड़ती है एग्जामिनर की। शुरुआती अगर 2-3 क्वेश्चन पढ़े, अगर उनको अच्छा लगा कि भाई बच्चा अच्छा लिख रहा है, बस उसी के आधार पर वो नंबर दे देते हैं, क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा चालाकी आपको करनी पड़ेगी। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे बाई चांस, हालांकि आपको सब आने चाहिए, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो सारे प्रश्न आपको पता होंगे। तो आपको अगर कोई प्रश्न मान लेते नहीं आ रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग बीच में उनको लिख दीजिएगा उस प्रश्न को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, दूसरा नंबर देखिएगा। प्रश्न है आपका, व्यवहारिक पत्र किसे कहते हैं, इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो व्यवहारिक पत्र का मतलब यही होता है कि आप अपने मित्रों को कोई पत्र लिखें या परिचितों को पत्र लिखें। अपरिचितों को जो पत्र आप देते हैं या लिखते हैं उसी को बोलते हैं व्यवहारिक पत्र। किसी समारोह या संस्कार के समय भेजे जाने वाले निमंत्रण पत्र को, अभिवादन पत्र को, या अभिनंदन पत्र को, या धन्यवाद पत्र को हम सब व्यवहारिक पत्राचार या व्यवहारिक पत्र बोलते हैं, क्योंकि ये लोक व्यवहार की दृष्टि से एक प्रकार से पत्र होते हैं और लोक व्यवहार को दृष्टि में रखते हुए लिखे जाते हैं। और व्यवहारिक पत्रों में जैसे आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं, जैसे कि आपको पत्र लिखना है, जैसे सांध्य भोज के लिए आपको जो है डिनर के लिए किसी को पत्र लिखना है, अपने मित्र को आपको डिनर के लिए पत्र लिखना है, तो आप जैसे लिखेंगे, आपका मित्र कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने किसी भी मित्र का नाम मैं लिख दूं, जैसे कि मैंने लिखा कि मोहन, ठीक है। मोहन को हमको एक पत्र लिखना है, मान लेते हैं सांध्य, मोहन मेरा मित्र है, मोहन है नहीं मेरा मित्र, मान लेते हैं मोहन मेरा मित्र है, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो उस मित्र को मुझे पत्र लिखना कि भाई शाम को आपको मेरे यहाँ भोजन करना है। तो उसको कैसे लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको आगे लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे श्रीमान, ठीक है, क्या लिखेंगे श्रीमान। आप आगे लिख सकते हो मोहन कुमार जी या मोहन जी, जो भी आपको है, मोहन कुमार या फिर मोहन शुक्ला या मोहन सिंह या मोहन एक प्रकार से यादव, मोहन कुछ भी आप लिख सकते हो, जो भी उसकी एक जो भी आपका मित्र हो, तो ये आप लिख श्री मोहन कुमार या मोहन जी, ऐसे लिख दिए, थोड़ा सा ऐसे मोहन जी, यहाँ पर थोड़ा सा कामा लगा देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा क्या मतलब कामा लगा देंगे, तो ये श्रीमान मोहन जी ऐसे आपको लिखना है। सबसे पहले शीर्षक आपको ऊपर लिख देना कि भाई क्या शीर्षक थे, तो आप लिखेंगे निमंत्रण पत्र सांध्य भोज, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ऊपर लिख दिया। फिर उसके नीचे जस्ट आप एकदम से किनारे इधर लिखेंगे कि श्रीमान पवन कुमार जी, फिर यहाँ से लिखने का प्रयास करेंगे, श्रीमान से नीचे यहाँ से
ठीक है, ये थोड़ा सा शैली आपकी देखिए, आप लिखेंगे कि आपको सूचित करते हुए मुझे अपार हर्ष है कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र या फिर आपका जो कोई बड़ा पुत्र है उसका भी नाम लिख सकते हो। ज्येष्ठ पुत्र मान लेते हैं कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र जो है अंकुश का एक प्रकार से क्या हो रहा है, अंकुश को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और इसके परिणाम स्वरूप जो है नवजात शिशु की बरही है और बरही के अवसर पर आपको क्या करना है, भोजन के लिए एक प्रकार से आपको आमंत्रित किया जाता है। तो आप दिनांक उसी में डाल देंगे कि दिनांक फला तारीख को, आज मान लेते हैं आज 24 तारीख है या 25 किस तारीख, 24 तारीख है, तो आप लिखेंगे 24 तारीख और चौथा महीना 24/4/2023 को सायंकाल आप जो है प्रीति भोज का आयोजन निश्चित हुआ है जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। और इतना लिख करके फिर आप नीचे लिखेंगे, ठीक है, अतः आप उक्त अवसर पर सपरिवार पधार कर हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें, ऐसे आपको लिख देना है। फिर नीचे आप एक प्रकार से अपना वो लिख दीजिएगा जो आपका पता है, यहाँ पर नीचे इस तरफ पता आपको लिखना है, ठीक है, व्यवहारिक पत्र में इस तरफ पता लिखना है, ठीक है। बाएं साइड में आपको पता लिखना है, जैसे आपने पता लिख दिया कि भाई हमारा पता यहाँ पर है, फला फला जो भी आपका पता है XYZ, वो आप पता लिख दीजिएगा, ठीक है। और नीचे डेट भी आप डाल सकते हो, तो जो भी आपको पता लिखना है वो पता लिख दीजिएगा। और इधर उसी के सामने जस्ट आप दर्शनाभिलाषी लिख दीजिएगा कि आपके दर्शन के अभिलाषी कौन कौन व्यक्ति हैं, तो आप दर्शनाभिलाषी का नाम लिख सकते हो। उस समय आप कार्ड वगैरह पर देखते दर्शनाभिलाषी का नाम लिखा होता है, स्वागताकांक्षी का नाम लिखा होता है, तो दर्शनाभिलाषी स्वागताकांक्षी भी आप लिख सकते हो कि स्वागत के आकांक्षी हैं, आपके दर्शन के अभिलाषी हैं वो आपके, तो आप सादर आमंत्रित हैं, आप पधार करके इस मधुर बेला पर, आप शादी विवाह का कार्ड आप देखते कि मधुर बेला पर पधार कर वर कन्या को अपने स्नेहिल शुभ आशीर्वाद से अनुग्रहित कर हमें अभिसिंचित करें, इस प्रकार से लिखा नहीं रहता है, तो उसी प्रकार से आपको इसमें भी लिखना होता है। तो यही होता है व्यवहारिक पत्र, जो कार्ड वगैरह में छापा जाता है, तो जिस प्रकार से आपका कार्ड होता है उसी प्रकार से व्यवहारिक पत्र होता है, तो बस ऐसे ही आपको लिख देना होता है, ठीक है। तो व्यवहारिक पत्र आपको समझ में आ गया, आप अपनी परीक्षा में अच्छा लिखेंगे, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए अथवा फीचर लेखन की 5 विशेषताएं बताइए। तो एक प्रकार से आप इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है, हालांकि मैं दोनों को आपको बताऊंगा ताकि आप दोनों में से कोई प्रश्न कर पाएं और आप अच्छे तरीके से समझ पाएं, ताकि एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे छूटे ना, ठीक है। तो प्रयोजन मूलक भाषा की समस्याएं आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो प्रयोजन मूलक भाषा की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहली जो समस्या है वो ये है, विज्ञान और तकनीकी से संबंधित जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। वास्तव में आप देखते हैं कि कोई शब्द स्वयं सरल और कठिन नहीं होता है, शब्द या तो परिचित होते हैं या फिर अपरिचित होते हैं। अगर आप उस शब्द को बार बार अपने प्रयोग में लाते हैं तो वो आपके लिए सहज हो जाता है, अगर वो आपके प्रयोग में शब्द नहीं आता तो वही शब्द आपको कठिन लगता है, हिंदी की या किसी भी शब्द की मैं बात करूँ। इसके विपरीत अपरिचित शब्द कठिन या दुरूह लगता है आपको, और जो प्रचलित शब्द हैं वो आपको सरल लगते हैं। जैसे भौतिक शास्त्र में, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, गणित में या कानून में आंतरिक से संबंधित कोई शब्द, कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर मानविकी जो विषय वस्तु हैं जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस या एक प्रकार से मानव शास्त्र या इकोनॉमिक्स, इन सभी संबंधित जो आपके शब्द होते हैं वो परिभाषिक शब्द होते हैं, और वो एक प्रकार से वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने उन शब्दों का निर्माण किया है। तो इससे क्या होता है, शब्द संख्या काफ़ी है किंतु समस्या उनके प्रयोग एवं प्रचलन की है कि भाई वो प्रचलित शब्द नहीं है। लोग जब किसी अभी थोड़ा सा जटिल हिंदी का प्रयोग करते तो लोग उसको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उनके प्रचलन में नहीं आया है। तो जब किसी जैसे कि गणित में या फिर कानून में, मैंने आपको बताया था कि भाई जब आप वकीलों की भाषा को पढ़ेंगे या आप एक प्रकार से आप किसी वैज्ञानिक की भाषा हिंदी की एकदम पढ़ेंगे जटिल, तो उसमें जब हिंदी में अनुवाद होता है उस चीज़ का, तो चूंकि वैसे भाषा एक प्रकार से वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग उसका निर्माण करता है इन शब्दों का, तो इसीलिए थोड़ा सा जटिल और कठिन हो जाता है। तो ये सबसे पहली समस्या विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित। दूसरी समस्या है संरचनात्मक कठिनाई से संबंधित। चूँकि प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख तत्व अनुवाद है, विधि का अनुवाद करना हुआ यानी कानून का या भौतिकी का, रसायन का, गणित का, अंतरिक्ष का, दूरसंचार का, कंप्यूटर का, कुछ मानवीय ग्रंथों के अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किए गए हैं। तो अनुवाद के कारण से क्या होता है, भाषा गठन और शब्दावली प्रयुक्ति में अत्यधिक क्लिष्टता और जटिलता आ जाती है, कठिनता आ जाती है और अटपटापन लगने लगता है उसको पढ़ने में और देखने में उस शब्द को। तो एक प्रकार से ये भी एक समस्या है। तीसरी समस्या ये है एक प्रकार से प्रयोजन मूलक हिंदी की कि परिभाषिक शब्दावली संबंधित समस्या जो रही है वो रही है। प्रयोजन मूलक हिंदी की एक सबसे बड़ी समस्या रही है परिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण।
क्योंकि जब कोई चीज़ का विकास होता है या कोई चीज़ नई बनता है या कोई कानून बना या कोई एक प्रकार शोध हुआ तो कोई विदेशी कोई चीज़ बना दिया तो विदेशी आधार पर उसका नाम रखा गया। लेकिन अब उसको हिंदी में रूपांतरित करेंगे तो एकदम से थोड़ा सा जटिल शब्द निकलेगा, यहाँ पर कठिन शब्द निकलेगा। तो यही सब चीज़ें होती है, यही सब समस्याएँ हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी विकासमान स्थिति में है और जीवन के सामाजिक, तंत्र ज्ञान, कंप्यूटर, अंतरिक्ष विज्ञान, इन सभी से संबंधित अभी भी ऐसे अत्याधुनिक ज्ञान क्षेत्र मौजूद हैं जिनके प्रयोग के लिए प्रयुक्ति निर्मित होना बाकी है और विषयगत स्थिति, संदर्भ और ज़रूरत के अनुसार उसे व्यवहार योग्य बनाना चाहिए। और ख़ास करके जब ऐसी स्थिति आती है तो उसमें प्रयोजन मूलक हिंदी दुरूह लगने लगती है, कठिन लगने लगती है, ठीक, क्लिष्ट लगने लगती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषता क्या होती है? पहली विशेषता होती है अनुप्रयुक्तता की। दूसरी विशेषता है चूँकि कहाँ पर प्रयोग की जाती है तो वैज्ञानिक क्षेत्रों में, प्रौद्योगिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक क्षेत्रों में, व्यावसायिक क्षेत्रों में, कार्यालय में, राजभाषा के लिए ये सब प्रयोग की जाती है। वैज्ञानिकता होती है प्रयोजन मूलक हिंदी में, सामाजिकता का समावेश होता है, भाषिक वैशिष्ट होता है इसका अपना, वाच्यार्थ प्रधानता होती है और सरलता और स्पष्टता भी होती है इसमें। ठीक है, तो एक प्रकार से ये चीज़ें होती प्रयोजन मूलक हिंदी। तो ये समस्या और विशेषताएं मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न है फीचर लेखन की 5 विशेषताएं बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फीचर लेखन क्या होता है? तो फीचर लेखन जो होता है एक प्रकार से फीचर माने क्या होता है? फीचर को बताएं भाई, फीचर को क्या बोलते हैं? फीचर, तो फीचर का मतलब होता है इंट्रोडक्शन जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन बोल रहा हूँ मैं। फीचर एक प्रकार से जैसे लेख होता है आपका, उसी को एक प्रकार से बोलते हैं खास करके फीचर। तो फीचर में 2 चीज़ें होती है, एक तो प्रस्तावना और एक विवरण और एक मतलब उपसंहकार, तो लास्ट में होता है। सबसे पहले प्रस्तावना होती, फिर बीच में होता है विवरण यानी मुख्य भाग, और तीसरा होता है उपसंहकार। जैसे आप फीचर जो होता है, जैसे आप कोई खास करके फीचर जो शब्द है अंग्रेजी का ही शब्द है और हिंदी में इसको फीचर को रूपक कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? रूपक बोलते हैं फीचर को। और इसमें जीवन के विविध पक्षों को गहराई से समझ करके उसे कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया जाता है फीचर में। भारतीय और भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने पत्रकारिता जगत में खास करके इस नवीन विधा को अपने अपने ढंग से विश्लेषित किया है, प्रदर्शित किया है। जॉन डंकन कहते हैं फीचर को लेकर के कि फीचर जो होता है जीवन के प्रति नवीन दृष्टिकोण है, दैनिक जीवन की करुणा, उसके नाटक और हास्य को, उसके मूल को ग्रहण कर उसका चित्रण करने की एक विधि है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो फीचर ये होता है। अच्छा, फीचर की विशेषताएं आपसे पूछी गई हैं, तो फीचर की बात की जाए, फीचर में 3 चीज़ होती है। सबसे पहली बात, 3 अंग होते हैं फीचर के। एक तो प्रस्तावना, ठीक है, यानी जिसको आमुख बोलते हैं, मुखड़ा बोलते हैं। दूसरा होता है विवरण, यानी जिसके बारे में आपको बताना है और विस्तार से उसमें विस्तारण या विवरण। और तीसरा होता है उपसंहकार, लास्ट में आपको लिखना होता है। तीसरा अंग होता है फीचर का उपसंहकार। ठीक है, तो एक प्रकार से ये फीचर है। फीचर लेखन की 5 विशेषताएं। तो पहली विशेषता आप लिखिएगा, पहली विशेषता है तथ्य, घटना या विषय को विस्तार के साथ प्रस्तुत करना। सबसे पहली विशेषता होती है फीचर की। तो कोई तथ्य है, कोई घटना है, कोई विषय है, उसको विस्तार के साथ प्रस्तुत करना फीचर लेखन कहलाता है। दूसरी बात, शोध दृष्टि से मतलब शोध दृष्टि के द्वारा गहराई में बैठकर घटना, प्रकरण अथवा तथ्यों की सच्चाई को ढूंढना, ये फीचर कहलाता है। अच्छा, फीचर लेखन में कलात्मकता, अलंकारिक शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, लेख जो होता है उसको पढ़ने में आपको बोरियत महसूस होगी, आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जमुआई आएगी आपको, आप पढ़ नहीं पढ़ेंगे, ऊँघाई आएगी, तो एक प्रकार। लेकिन जब आप फीचर को पढ़ेंगे तो फीचर पढ़ने में ऐसा आपको नहीं लिखेगा, फीचर पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा थोड़ा सा। ठीक है, तीसरी विशेषता यह है कि संबंधित तथ्यों का संकलन करना, यह भी एक विशेषता है। चौथी विशेषता है आकर्षक एवं सार्थक शीर्षक का निर्धारण करना, यह भी एक विशेषता है फीचर लेखन की। पांचवी विशेषता है मनोरंजक, सरल और भावपूर्ण तथा सुबोध ढंग से प्रस्तुतिकरण करना फीचर का। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है फीचर की कि मनोरंजक तरीके से उसको प्रस्तुत करें ताकि पाठक उसको पढ़ करके मनोरंजन का एक प्रकार से अनुभूति कर सके। सरल हो ताकि उसके समझ में आ सके, भावपूर्ण हो ताकि वो विचारों से एक प्रकार से फलीभूत हो सके, विचारों को समझ पाए, और अच्छा हो और बोधगम्य हो। बोधगम्य माने होता है कि भाई समझने योग्य हो, सरल हो, तो ये होता है आपका फीचर। अगला क्वेश्चन से तीसरा नंबर आप प्रश्न देखिएगा, संचार के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है संचार के बारे में। तो संचार जो शब्द है ये संस्कृत के चर धातु से बना हुआ। किससे बना हुआ संचार शब्द भाई? तो संचार शब्द जो बना हुआ है आपका, ये चर धातु से बना हुआ है, संस्कृत का धातु है। संस्कृत का धातु माने होता है शब्द, संस्कृत का जो चर धातु है उससे बना हुआ है संचार।
और जिसका मतलब होता है चलना। जब हम किसी भाव, विचार या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाते हैं या फैलाते हैं तो उसी को हम संचार बोलते हैं। तो यानी विचारों के आदान प्रदान की सामूहिक प्रक्रिया ही जनसंचार कहलाती है। और अंग्रेजी में संचार को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना हुआ है। ठीक है, कम्युनिस्ट का मतलब होता है किसी वस्तु या विषय का सबके लिए साझा होना, उसी को बोलते हैं कम्युनिस्ट। ठीक है, और कम्युनिकेशन बोलते हैं एक प्रकार से सामूहिक प्रक्रिया होती है कम्युनिकेशन, एक विचारों के आदान प्रदान करने की। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकार से कम्युनिकेशन की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने दी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। केवल जे कुमार कहते हैं इसकी परिभाषा को देते हुए संचार की, कम्युनिकेशन की, कि हार्ट कम्युनिकेशन एंड द लाइफ प्रोसेसेस विदर एंड डाई। ठीक है, और संचार की अगर बात की तो संचार एक प्रकार से यही होता है कि विचारों के आदान प्रदान करने की एक सामूहिक प्रक्रिया, एक क्रिया। ओके, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। तो संचार का एक प्रकार से ये तो हो गया आपकी परिभाषा है, स्वरूप। ठीक है, अच्छा आपसे क्या पूछा गया है, इसके स्वरूप के बारे में बता। तो संचार के स्वरूप की अगर बात की जाए तो संदेश को जिस माध्यम में संप्रेषण या संग्राहक के पास पहुंचाता है, मतलब पहुंचाता है संप्रेषक जो होता है संग्राहक के पास। संप्रेषक माने होता है भेजने वाला, संग्राहक माने होता है उस संग्रह को पाने वाला, यानी उसको ग्रहण करने वाला। तो संप्रेषक जिस माध्यम से संग्राहक के पास संदेश को भेजता है, पहुंचाता है, वही संचार माध्यम होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यही स्वरूप आपसे पूछा है। तो वक्ता और श्रोता के बीच की संपर्क कड़ी ही संचार माध्यम होता है। और संचार माध्यमों को एक प्रकार से हम जैसे एक तो परंपरागत माध्यम है, ठीक, जैसे कठपुतली नृत्य के माध्यम से आप कोई संचार या विचारों का आदान प्रदान करते थे पहले। दूसरी बात, परंपरागत रूप में हम लोक नृत्य के माध्यम से एक सीख देते थे, लोगों को बताते थे, अपने विचारों को पहुंचाते थे। तीसरा है लोक नाट्य के माध्यम से। चौथा है गीत के माध्यम से। तो ये परंपरागत माध्यम है संचार को एक प्रकार से दूसरे तक पहुंचाने का, मतलब एक प्रकार से अपने विचारों को। दूसरा माध्यम होता है मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम जैसे कि आप दूरदर्शन पर या आकाशवाणी यानी रेडियो पर या टेलीविजन पर आप देखते हैं कोई चीज़ छप करके आपके समक्ष आ जाए, यानी समाचार के माध्यम से अपने विचारों को, भावों को एक प्रकार से दूसरों तक पहुंचाना। तीसरा जो होता है एक प्रकार से माध्यम, वो होता है मुद्रित माध्यम। अच्छा, मुद्रित माध्यम में मुद्रित साहित्य भी आता है, समाचार पत्र आता है, विज्ञापन आता है। जिस प्रकार से आकाशवाणी और दूरदर्शन आता है उसी प्रकार से ये भी है। चौथा आप लिख सकते हो मौखिक संचार माध्यम। मौखिक संचार माध्यम में ऐसे कि आप जनसभाएं करें, कहीं बड़ी बड़ी जनसभाएं हैं, तमाम सारे लोग बैठे हैं, वहीं पर आप भाषण दें। ठीक है, गोष्ठी करें, कहीं पर सब बैठ करके विचार विमर्श करें, या फिर एक प्रकार संपर्क साधे किसी से। तो ये चीज़ें। इसके अलावा वाह्य माध्यम भी होते हैं, जैसे कि पोस्टर्स के माध्यम से आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। सिनेमा स्लाइड के माध्यम से, होर्डिंग्स आप लगवा दीजिएगा तो उसके माध्यम से भी संचार का एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में उसका स्वरूप। तो यही सब इसके स्वरूप होते हैं संचार के। ठीक है, इन्हीं सभी स्वरूपों के माध्यम से हम संचार को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है आर करके, दूसरा प्रश्न, संचार मतलब समाचार के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा क्या गया है भाई, प्रश्न समाचार के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो समाचार के एक प्रकार से प्रमुख तत्व कई प्रकार के होते हैं, कई सारे प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, सबसे पहला तत्व आपका होता है समाचार का प्रमुख तत्व है ताजगी और नवीनता या विशेषता है। तत्व पूछे बात एक ही, आप लिख दीजिएगा वही चीज़। ठीक है, तो ताजगी या नवीनता अगर होगी तभी एक प्रकार से ये तत्व बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि समाचार ताज़ा होगा, ठीक है, नवीन होगा, नया होगा तो लोग पढ़ेंगे। दैनिक पत्रों में ताजे और समाचार मतलब ताजे समाचार पत्र छपते हैं, ताजे से ताजे, और लोग उसको पढ़ते हैं और बिक्री लाखों में होती है उसकी। लोग नई चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, पुराने पत्र को कोई नहीं खरीदता। तो पहली बात ताजगी और नवीनता होनी चाहिए समाचार पत्र में। दूसरी बात इसका होता है यथार्थता, ये भी एक तत्व है इसका। यथार्थता का मतलब होता है रियलिटी, संतुलित और परिशुद्ध यथार्थ पर आधारित सत्य विवेचन समाचार पत्र का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है। अगर आपका समाचार या आपकी न्यूज़ सत्य नहीं है तो लोग उसको क्यों सुनेंगे। ठीक है, तो उसको सुनना एक प्रकार से चाहिए और आवश्यक भी है। ओके, तीसरी बात यह है कि समीपता होनी चाहिए। ठीक है, समीपता मतलब क्या कि अगर कोई पाठक तभी उस समाचार को पढ़ता है जब उसके समकाल मतलब उसके आसपास की कोई खबर रहती है तो उसको लोग जरूर खरीद करके पढ़ते हैं। ठीक है, पाठक की रुचि उसमें ज़्यादा होती है, तो समीपता अगर होगी तो उससे ज़्यादा पढ़ेगा। तो पाठक के समीप की खबरों को ज़्यादा दिखाना चाहिए। चौथी बात यह है कि भाई कौतूहल, ठीक है, क्या
चौथी बात क्या है आपकी, कौतूहल। कौतूहल माने क्या, कोई रहस्यपूर्ण समाचार आपको दिखाते हैं, जैसे कि आप देखते हैं, देखते रहिए, ऐसे समाचार का नाम लेंगे उसका, देखते रहिए। न्यूज़ वगैरह पर देखते हैं कि मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद समझेंगे और बता देंगे कि ब्रेक के बाद हमको क्या मतलब कि हम क्या समझाएंगे आपको। देखिएगा एक प्रकार से अभी तो इस समय तो न्यूज़ में छाया थी पूरा एक प्रकार से अतीक मर्डर वाला केस। इसी प्रकार से आप देखिएगा कुछ ना कुछ मसाला मिलता रहता है न्यूज़ वालों को और बड़े अच्छे तरीके से उसको पेश करते हैं सामने। और यही कला होती है, एक न्यूज एंकर की कला यही होती है कि भाई वो पाठकों को बांध करके रखे। पाठक को खाना खा रहा है लेकिन न्यूज देख रहा है, पाठक एक प्रकार से कोई काम कर रहा है लेकिन न्यूज देख रहा है, उस तरफ खिंचाव आकर्षित करना कि भाई वो एंकर की कला होती है, वो सिखाया जाता है उनको ऐसे। ठीक है, तो कौतूहल बनाए करके रखना ताकि लोग बने रहें और आपकी टीआरपी बढ़ती रहे। ठीक है, और पांचवी बात है सुरुचिपूर्णता होनी चाहिए। सुरुचि माने एक प्रकार से ये होता है कि जब अपने इर्द गिर्द की घटना होगी तो उसको लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। लोग एक प्रकार से पाठकों की रुचि का ध्यान न करके जब आप एक प्रकार से अपने जैसे कि पाठक क्या देखना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है, लेखक क्या एक प्रकार मतलब पाठक क्या पढ़ना चाह रहा है, दर्शक क्या देखना चाह रहा है, जब आप उसको दिखाएंगे और उसके हिसाब से लिखेंगे पाठक के हिसाब से, तो आपका समाचार ज़्यादा बिकेगा। अगर आप अपने मन से ही सारी चीज़ें उसके उड़ेल रहे हैं पाठक के समझ, तो कम लिखेंगे लोग। ठीक है, ये चीज़। इसके अलावा छठा तत्व तो होता है इसका असाधारणता। तो ये आप देखिएगा एक प्रकार से असाधारण व्यक्ति जैसे कि बड़े नेताओं का, अभिनेताओं का या अन्य धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र के चर्चित व्यक्तियों के समाचार पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं लोग। तो इनको टीवी पर आप देखते हैं न्यूज एंकर लोग कई चर्चित व्यक्तियों को बुला लेते हैं जो कि एक प्रकार से झगड़ालू टाइप के होते थोड़ा सा, और लोग जिनको पसंद भी करते हैं उनके काम के लोग। तो आप देखते हैं एक हिंदू वाले को बुला लिया, एक मुस्लिम वालों को बुला लिया, एक सिख कम्युनिटी से बुला लिया, एक उस कम्युनिटी से बुला लिया, एक कोई सामाजिक विश्लेषक हो गया, एक कोई पार्टी से दो लोग बैठा लिया, और इसी पर चर्चा प्रचर्चा करते रहते हैं। और चर्चा का कोई उससे उतना सार्थक मतलब नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी लोग करते रहते हैं और उससे लोग पसंद भी करते हैं उसको। जब लड़ाई झगड़ा करते हैं उसमें बीच में जब बोलते हैं तर्क, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सुधांशु त्रिवेदी जी का तर्क आप देखिएगा, ओवैसी का तर्क भी बढ़िया रहता है, सुधांशु त्रिवेदी जी का, समित पात्रा का भी तर्क अच्छा रहता है किसी किसी मामलों में। तो एक प्रकार से क्या होता है कि ये सब तर्कशील प्राणी हैं, और जब इस प्रकार से बातें करते तर्क संगत जब बात होती तो मज़ा आता है डिबेट सुनने में। लेकिन कुछ उसमें पहुंच जाते हैं इधर उधर के लोग, तो उसमें अनचक पंचा बोलेंगे, कुछ समझ में नहीं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रवक्ता है बोलते रहते हैं, ऐसे लड़ते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा मानव मन की पकड़ होनी चाहिए एक प्रकार से, जो एंकर है या फिर जो एक प्रकार से छापने वाला है खबर को। तो ये सारी चीज़ें प्रमुख तत्व होनी चाहिए समाचार पत्र के। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका चौथा नंबर, रेडियो लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातों पर प्रकाश डालिए। रेडियो लेखन के लिए, ठीक है, बताइए रेडियो लेखन के लिए एक प्रकार से जो ध्यान देने योग्य बातें होती हैं उन पर प्रकाश डालिए। तो रेडियो लेखन के लिए खास करके अगर बात की जाए तो प्रमुख बातों पर ध्यान देना चाहिए सब। जैसे कि पहली बात है, समाचार कर्मवाच्य में होना चाहिए, मतलब कर्मवाच्य में नहीं लिखना चाहिए आपको, कर्तवाच्य में, यानी कर्ता प्रधान आपका समाचार पत्र होना चाहिए। ठीक है, एक प्रकार से आपका कर्तवाच्य में लिखना चाहिए ताकि क्या हो, संदेश जो है सीधे तौर पर पढ़ा जा सके और लोग समझ सकें उसको। दूसरी बात, ऐसे शब्दों को एक साथ रखने में मतलब रखने से बचना चाहिए एक लेखक को, जिससे क्या होता है, जिसके उच्चारण में बाधा उपस्थित हो, यानी सरल शब्दों का प्रयोग करके लिखे और एक स्थान पर ज़्यादा जटिल शब्दों का प्रयोग ना करें। ठीक है। तीसरी बात, आप प्रचलित वाक्यों के प्रयोग से भी बचना चाहिए रेडियो लेखन करने में। चौथी बात यह है कि क्या, क्यों, अर्थात आदि शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को अनावश्यक रूप से विस्तार नहीं देना चाहिए कि क्या, कैसे, क्यों, अर्थात। लोग एक प्रकार समाचार को बढ़ाने के लिए ऐसा करते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि पाठक एक प्रकार से रुचि नहीं लेता उसमें, और पाठक एक प्रकार से डिसलाइक भी कर देता है। चाहे यूट्यूब की वीडियो की बात की, चाहे रेडियो लेखन की बात की जाए, चाहे किसी भी प्रकार की चीज़ों की बात की जाए, तो लोग ज़्यादा एक प्रकार से घुमावदार न्यूज़ को नहीं सुनना चाहते, ना समझना चाहते हैं। पांचवी बात यह है कि बोलचाल के संबोधनों का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा दुरूहता आ सकती है, कठिनता आ सकती है, जटिलता आ सकती है। तो जब भी आप रेडियो लेखन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई कठिनता ज़्यादा ना हो, ताकि पाठकों के समझ में आ सके। आप विद्वान हैं लेकिन पाठक विद्वान उतना ज़्यादा नहीं हो सकता है, पाठक विद्वान भी हो सकता है, कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है। तो उस लेखक सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको लिखना चाहिए और एक प्रकार से बोलना, मतलब जो लिखा होता है उसी को बोलते हैं बैठ करके लोग। ठीक है।
छठी बात यह है कि अधिक लंबे तथा घुमावदार वाक्यों से यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए। एक प्रकार से समाचार लेखन के व्यक्ति को, रेडियो लेखन के जो लेखक होते हैं उनको। इसके अलावा सातवीं बात यह है, विशेषता या योग्य बात यह है कि इसको ध्यान रखना चाहिए एक लेखक को कि 1 मिनट की अवधि के लिए 100 से अधिक शब्दों का विधान नहीं करना चाहिए। 1 मिनट में लगभग 100 शब्द अगर बोलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, और मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होगा तो लोग समझ नहीं पाएंगे, आपके शब्दों को जान नहीं पाएंगे कि आप बोल क्या रहे हो। तो थोड़ा सा अगर स्लो थोड़ा रहेगा, ज़्यादा तीव्र नहीं, लेकिन 1 मिनट में 100 शब्द एक प्रकार से ये औसत माना जाता है, ठीक है, न्यूज के लिए, तो ये ठीक है। तो एक प्रकार से ये हो गई रेडियो लेखन के लिए। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसे परिभाषित कीजिए। बढ़िया प्रश्न है आपका। तो अनुवाद की अगर बात की जाए तो एक भाषा की किसी सामग्री का दूसरी भाषा में रूपांतरण करने की जो प्रक्रिया होती है इसको अनुवाद कहते हैं। और ख़ास करके अनुवाद जो होता है एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, किंतु यह व्यक्त करना बहुत सरल कार्य नहीं होता है कि वैसे व्यक्त हो जाएगा, ठीक है। हर भाषा विशिष्ट परिवेश में पनपती है और अपनी उसकी अनेक ध्वन्यात्मक, शाब्दिक, रूपात्मक, वाक्यात्मक और आर्थिक, मुहावरे विषयक, लोकोक्ति विषयक या निजी विशेषताएं भी होती हैं जो अनेक अन्य भाषाओं से कुछ कुछ और काफ़ी भिन्न भी हो सकती हैं, मतलब अलग हो सकती हैं। इसलिए आवश्यक नहीं है कि स्रोत भाषा यानी कि जिस भाषा का अनुवाद करना है किसी अभिव्यक्ति के पूर्णतः समान अभिव्यक्ति, शब्दता या अर्थता वही हो। लक्ष्य भाषा में ऐसा हो, ऐसा क्लियर नहीं है। यानी कि जो स्रोत भाषा मतलब जिसका अनुवाद करना है, मूल मतलब एक प्रकार से लक्ष्य भाषा जिस भाषा में अनुवाद करना है। जरूरी नहीं जो भाषा यानी कि जो स्रोत भाषा है, जिस भाषा का आपको अनुवाद करना है, उस भाषा की जो भाव है, जो विचार हैं, वो जरूरी नहीं कि लक्ष्य भाषा में आपके वैसे ही एकदम से आ जाएंगे अनुवाद में। बहुत कठिन होता है ऐसे इस प्रकार से, यानी जो भाव यहाँ पर मिल रहा है वो भाव यहाँ पर मिलना बहुत कठिन काम होता है। और जो इस कठिन काम को करता है उसी को अनुवादक बोलते हैं, अच्छा, उसी को दुभाषिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये काम करना होता है अनुवाद को। जरूरी नहीं कि जैसे कि आम लिखा है तो आम को मैंगो कह देना, ये अनुवादक का एक गुण नहीं होता है। पूरे वाक्य को एक प्रकार से आपको बताना, जैसे कि मैं कहूँ एक वाक्य बताऊँ, जैसे मैं एक वाक्य अगर बताऊँ, जैसे कि आप लिखेंगे ही फेल, ठीक है, अंग्रेजी में ही फेल लव विथ, कोई भी हो सकता है, लव विथ मान लेते हैं, कोई लड़की का नाम, कोई लड़का का नाम। ही फेल तो लड़की का नाम होगा, जाहिर सी बात है। ही फेल द लव विथ, कोई नाम ले लीजिए आपकी जो है रीता, मीता, मोहिनी, कुछ भी नाम आप रख सकते हो, ठीक है, स्वाति, ज्योति, कुछ भी नाम आप रख सकते हो। तो ही फेल इन द लव विथ स्वाति, आप लिख दीजिए लव विथ। तो वह के इसका मतलब क्या होगा, तो ही फेल माने गिरना, वह गिरी किसके साथ, वह गिरा किसके साथ, वह स्वाति के साथ प्यार में गिरा। इसका यही मूल अर्थ जो होगा यही निकलेगा ना अगर अनुवाद करें तो, कि वह स्वाति के साथ प्यार में गिरा। ही लव विथ एक प्रकार से ही फेल इन द लव विथ, मतलब इन लव विथ स्वाति, ही फेल लव इन विथ स्वाति, ठीक है। तो अब मान लीजिए वह स्वाति के साथ क्या गिरा, प्यार में गिरा, या वह रीता के साथ प्यार में गिरा, या फिर वह एक प्रकार से सुनीता के साथ, संगीता के साथ प्यार में गिरा। तो ये हो गया एक प्रकार से। या फिर यहाँ पर सी भी कर सकते हो कि वह एक प्रकार से, या जो सी होगी तो फिर वह सुरेश के साथ प्यार में गिरा, वह मुकेश के साथ प्यार में गिरी, तो इस प्रकार से होगा। लेकिन इसका अगर भाव अर्थ हम देखें तो प्यार में गिरा नहीं जाता है, प्यार किया जाता है। तो एक प्रकार से प्यार कोई गड्ढा नहीं है कि उसमें आपको गिरना है, ठीक है। तो एक प्रकार से यहाँ पर यह समझना होगा ही फेल इन लव विथ स्वाति या लव विथ मुकेश, तो सी लगेगा अगर मुकेश, यहाँ पर अगर लास्ट में मुकेश लिखेंगे तो यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर आप जो है प्रकार से मोहिनी या अन्य नाम लिखेंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, आपका ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा इसका सही अर्थ, इसका सही अर्थ ये होगा कि वह उनके साथ या फलाने के साथ प्यार में गिरा, या इसका अर्थ ये नहीं होगा वह फलाने से प्यार करने लगा, या वह फलाने से प्यार करने लगी, ठीक है। यहाँ पर नाम अगर मैं बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि सर जी नाम बोलने, अगर किसी हमारे भाई बहन का नाम पढ़ रहा होगा तो वो लोग परेशान हो जाएंगे, सर जी हमारा नाम काहे के लिए ले रहे हैं। तो इसलिए एक प्रकार से फलाना फलानी कहना ज़्यादा उचित मुझे लगा। चले, हालांकि नाम तो ले लिया है तो नाराज़ मत होइएगा अगर किसी का नाम पढ़ रहा है जो मैंने नाम लिए हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि सर जी हमको पर्टिकुलर कह रहे हैं।
आप लोग उस पर थोड़ा समझ जाइएगा, ठीक है। भावनाओं को समझिए, इमोशंस को समझिए, और क्या बातें हो रही है उस पर मत ध्यान दीजिए। तो इमोशंस को समझना होता है अनुवाद में भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इमोशन को समझिएगा, ठीक उसी प्रकार से अनुवाद में भी इमोशन की बात होती है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति के द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करना, यही अनुवाद होता है, ठीक। अनुवाद की परिभाषा को देते हुए हिलियर ब्लॉक महोदय कहते हैं कि अच्छे अनुवाद उतने ही दुर्लभ हैं जितने अच्छे कवि दुर्लभ होते हैं, ठीक है। यानी उत्तम अनुवाद हुआ होता है, अच्छा अनुवाद हुआ होता है जिसके मूल में व्यक्त भाव संपदा को पाठक अच्छी प्रकार से हृदयांगम कर सकता है, उसको समझ सकता है, आत्मसात कर सकता है, उसको वैसा ही लगे, ठीक है। इसके अलावा जेसी कैटफोर्ड कहते हैं कि अनुवाद स्रोत भाषा की पाठ सामग्री के लिए लक्ष्य भाषा की समतुल्य पाठ्य सामग्री द्वारा प्रतिस्थापन होता है। अज्ञे जी कहते हैं कि समस्त अभिव्यक्ति ही अनुवाद है, क्योंकि वह अभिव्यक्त को भाषा में प्रस्तुत करती, तो अनुवाद यही होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कार्यालयी अनुवाद होता है, ठीक है। आंसू अनुवाद होता है। आंसू अनुवाद आपसे पूछता है कभी कभी कि आंसू अनुवाद, तो कार्यालय अनुवाद मतलब कार्यालय में जो अनुवाद होता है वो, ठीक है। आंसू अनुवाद का मतलब होता है जैसे कि कोई व्यक्ति है बगल में बात कर रहा है और उसका डायरेक्ट अनुवाद करके दूसरे व्यक्ति को समझाना होता है, तो आंसू अनुवाद जो तत्काल होता है, ठीक है। दुभाषिया जिसको बोलते हैं कि उसको दो भाषाओं का ज्ञान होता है, तो एक अंग्रेजी बोल रहा होता है और एक हिंदी वाला होता है, तो अंग्रेजी और हिंदी उस व्यक्ति को पता होती है अनुवादक को, तो अंग्रेजी वाली बातों को हिंदी वाले को तुरंत बताता है, और हिंदी वाले जो कोई बात करता है तो वो अंग्रेजी वाले को अंग्रेजी में करके बताता है। तो ये होता है अनुवाद, मतलब इसको आंसू अनुवाद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। दुभाषीय के लिए कौन कौन से गुण अपेक्षित हैं, यानी एक दुभाषिया जो होना चाहिए, एक प्रकार से जो दो भाषाओं का ज्ञान करने वाला या अनुवादक है, उसके लिए कौन कौन से गुण अपेक्षित हैं, कौन से गुण उसके अंदर होने चाहिए। तो सबसे पहली बात कि अनुवादक को दोनों भाषाओं के अतिरिक्त अन्य विषय की जानकारी भी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अनुवादक का मूल मंत्र होना चाहिए, ना छोड़ो ना जोड़ो, यानी कि अगर वो कुछ बातें कह रहा है तो जितनी बात वो कह रहा है उतनी बातों को आप कह दो, और अपनी तरफ से कुछ बातों को ना तो जोड़ना है और ना ही उसकी कुछ बातों को छोड़ना है। दोनों, अगर जितनी बातों बोल रहा है उतनी बातों को आपको बता देना है, जस्ट, ठीक है, समझा देना है। तीसरी बात, आपको तीसरा गुण ये दुभाषीय का होना चाहिए अनुवादक का कि अनुवाद मात्र अभ्यास से ही संभव नहीं होता है, इसके लिए अनुवादक का सहज प्रतिभायुक्त होना भी आवश्यक होता है, यानी कि केवल अभ्यास से ही आप नहीं कर पाएंगे, आप जो है इसमें एक प्रकार से आप भावनाओं को भी थोड़ा समझने का प्रयास करें, ठीक है। चौथी बात, अनुवादक के द्वारा लक्ष्य भाषा में विषय, मूल कृति की भाषा शैली, अनुवाद के उद्दिष्ट पाठक के लिए मूल कृतिकार की संभावित भाषा शैली, और इन चरों को ध्यान में रख करके सहज शैली अपनाई जानी चाहिए, ताकि लोगों की समझ में आ जाए, जो आपके बगल खड़ा है जिसको आपको बताना है उसके समझ में आ जाए, यानी कि जो मूल भाव उसको आपने पढ़ा और उसका जो विचार है उस विचारों को आप बताइए भाई कि उसका क्या निष्कर्ष निकला, क्या भाव है उसका, उस भाव को बता देंगे तो भी सहज माना जाएगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए। पांचवी बात, अच्छे अनुवाद की कसौटी कथ्य और कथन का समन्वय, मूल के समान प्रभावकारिता तथा मूल के समान सहजता है, और अनुवादक को इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो मूल में बातें कही जा रही, जो वास्तव में बातें वो कह रहा है व्यक्ति, उसी बातों को बताने का प्रयास किया जाए, उसी भावों को, उसी विचारों को, उसी शैली, और वो अलग हो सकती भाषा, लेकिन भाव वही होने चाहिए, ठीक है, जो कहना चाह रहा है। और अगली एक प्रकार से आपको गुण ये है कि भाई लोकोक्ति मुहावरों के अनुवाद में निकटतम समतुल्यता का ध्यान रखना चाहिए, कि भाई लोकोक्ति या मुहावरों की अगर बात हो रही है तो उसमें भावों को पकड़ना चाहिए, लोकोक्ति के एक प्रकार से चीज़ों को नहीं पकड़ना चाहिए, जैसे कि टिट फॉर टैट को जिसकी लाठी उसकी, मतलब एक प्रकार से टिट फॉर टैट को बोलते हैं क्या, टिट फॉर टैट को अगर हिंदी में बोलेंगे तो दूसरा कोई शब्द निकलेगा, ठीक है, लेकिन टिट फॉर टैट को बोलते हैं कि भाई जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, या ईंट का जवाब पत्थर से, हिंदी में दो अर्थ इसके निकले, दो मुहावरे, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। या टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, दो चिड़िया, टू किल दो को मारा, टू बर्ड्स दो चिड़ियों को, विथ वन स्टोन एक पत्थर से दो चिड़ियों को मारा, ठीक है, तो इसका अर्थ ये निकला, लेकिन ये लोकोक्ति है अंग्रेजी की, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, तो दो को मारा, एक ही पत्थर से दो चिड़ियों को मार गिराया, तो ये क्या हो गया, ये हिंदी अर्थ हो गया इसका, हिंदी में अनुवाद किया, लेकिन इसका भावार्थ क्या होगा, यानी कहना क्या चाह रहा है जो लेखक है, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, इसका मतलब होगा हिंदी में क्या होगा, एक पंथ दू काज,
एक रास्ता है और दुई काज करे, एक पंथ दुई काज, यानी एक चीज से दो चीज हमने कर दिया। सपो मार दिहन, सपो मरिगा और लठियो ना टूट, तो दुई चीज समझ में आएगा आपके। तो ये चीज एकदम से समझ लियो। तो ये होते द्विभाषिया का गुण हो चाहिए कि यानी कि वो जो बताए दे सही तरीके से, ना बतावे कि 2 किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, तो बतावे कि दुई चिड़िया मारिस और यक्कई पत्थरों से मारिस, यक्का नहीं बतावे है। बतावा की है कि दुई काम है और यक्कई एक प्रकार से चीज के प्रयोग करके दुई काम निपटाए लीनगा, ये यक्कई अर्थ हुए। ठीक है, अवधि में बताया हालांकि दो काम को एक ही एक प्रकार से माध्यम से उस काम को खत्म कर देना, या एक प्रकार से एक पंथ दो काज संपन्न कर लेना, इसका वास्तविक अर्थ होगा, इसका एक प्रकार से भाव अर्थ होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सांस्कृतिक शब्द का प्रति शब्द ना मिलने पर उसका ध्वनि अनुकूल करके अपना मतलब अपना लेना चाहिए, और पाद टिप्पणी चित्र ये सभी के द्वारा समझा देना चाहिए उसको, ताकि एक प्रकार से वही भाव वही अर्थ निकले। तो इस प्रकार से ये एक दुभाषीय के लिए गुण होने चाहिए। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, साहित्य भाषा और संचार भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, बताने का प्रयास करिएगा। साहित्य भाषा और संचार भाषा में क्या अंतर होता है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो साहित्य भाषा जो होती है वह सृजन की भाषा होती है, और इसका स्वरूप मौलिक होता है साहित्य भाषा का, और इसके रूप में लगातार शुद्धता और क्लिष्टता बढ़ती जाती है साहित्य भाषा में, और काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों और भाषा वैज्ञानिक नियमों उपनियमों से युक्त होती है साहित्य भाषा। और इसी मतलब इस पर कभी कभी क्षेत्रीयता का भी प्रभाव पड़ता है साहित्य भाषा पर, और इसी क्षेत्रीयता को आंचलिकता के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, खास करके अंचल विशेष बोलते हैं। अंचल माने क्षेत्रीयता। ठीक है, तो साहित्य भाषा ये होती है। साहित्य भाषा का व्याकरण साहित्यकारों के लेखन से भी निर्धारित होता है। तो प्रायः उच्च कोटि के लेखक जिस भाषा मतलब जिस साहित्य का सृजन करते हैं उसी को कालांतर में मानक रूप प्रदान करके लोग उसी मानकीकृत भाषा का प्रयोग करते। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक प्रकार से जो भाषा लिख रहे थे उसका लोग प्रयोग कर रहे थे, उसी भाषा में लोग और लिख रहे थे। तो ये है आपकी साहित्य भाषा। लेकिन बात की है संचार भाषा की। संचार भाषा जो होती है, इसके संबंध में किसी विद्वान ने कहा भी है कि संचार माध्यम विशेष की आवश्यकता के अनुसार कभी कभी इसके गुण अवगुण बदल भी सकते हैं, फिर भी कुल मिलाकर के संचार भाषा सहज होती है, सरल होती है, और एक प्रकार से पैनी होती है, संप्रेषणीयता से युक्त होती है, विशिष्ट या पारिभाषिक खास करके पदावली और क्षेत्रीयता से मुक्त होती है, साधारणीकृत भाषा होती है। ठीक है, संचार भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक प्रकार से शर्त होती है संप्रेषणीयता की, लोग समझ पाते हैं। संचार भाषा का मतलब होता है बोलचाल की भाषा, आम जनता की भाषा, साहित्य की भाषा, क्लिष्ट भाषा, जटिल भाषा, जिसको समझने के लिए एक प्रकार से विद्वान बनने की आवश्यकता होती है। और एक प्रकार से सरल संचार भाषा का मतलब होता है, संचार माने कम्युनिकेशन की भाषा, कम्युनिकेशन लैंग्वेज। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सरल भाषा में समझा रहा हूँ। किताबों की भाषा और कानूनी भाषा आपको कठिन लगती है, लेकिन उसको आप सरल भाषा में समझ पाए। संचार भाषा मतलब बोलचाल की भाषा, साहित्य की भाषा जिसमें आपके साहित्य लिखे जा रहे हैं, कविताएं लिखी जा रही हैं, गद्यात्मक रचनाएं लिखी जा रही, कथा लिखी जा रही है, कहानी, निबंध, उपन्यास, ये सब लिखे जा रहे हैं, तो वो आपकी साहित्य भाषा। संचार भाषा बोलचाल की भाषा। तो यही अंतर हो गया, यही चीज़ आपके समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा। केवल 2 प्रश्न करने होते दीर्घ उत्तरीय खंडसा से। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिएगा, और इन सभी के उत्तर को मैं बताने का प्रयास हो सकता है कर दूं। इन सभी के वीडियो को आपको बता दूं, एक एक वीडियो सेपरेट लगेगी सभी प्रश्नों के उत्तर को बताने के लिए, क्योंकि लंबा उत्तर होगा, 5 शब्दों में लिखना होता है आपको, 500 शब्दों में, और 2 प्रश्न करने, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, कि हिंदी पत्रकारिता के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपके आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शीर्षक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, शीर्षक लेखन के लिए ध्यातव्य बातों का भी उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ये भी प्रश्न आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन से सारे प्रश्न हमने खुद लिखे हैं, और बहुत ही एक प्रकार से गहनता से अध्ययन करने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगभग 5-6 सालों को पढ़ने के बाद में मैंने देखा कि यही सारे प्रश्न लगातार आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न देखिएगा, परिभाषिक शब्दावली से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसके भेदों पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी प्रश्न आपका आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 15 नंबर का प्रश्न होता है ये दीर्घ उत्तरीय का।
अगला क्वेश्चन है कार्यालयीय पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ भी अगला क्वेश्चन आ चुका है, कामकाजी हिंदी की वर्तमान दशा एवं दिशा पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न, तो आपका शर्तियाँ यानी 100% आने वाला है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी आप महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा तो कुछ जानकारी और भी आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, पेपर 1, 2, 3 सभी की, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। तो आप लोगों ने इन तमाम प्रकार के प्रश्नों को देखा, तो ये 5 प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है दीर्घ उत्तरीय के, इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी ये जो आपके 10 प्रश्न थे लघु उत्तरीय के और 10 प्रश्न आते लघु उत्तरीय के, इसके उत्तर को मैंने आपको बताने का भी प्रयास किया। तो इन सभी एक प्रकार से इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। 2022 वाला मॉडल पेपर भी देख लीजिएगा, और इम्पोर्टेंट है ये सारे प्रश्न, आप एकदम से रट लीजिएगा, यहीं से आपके परीक्षा में प्रश्न आने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये बीए थर्ड ईयर का प्रयोजनमूलक हिंदी का मॉडल पेपर मैंने आपको दे दिया। इससे पहले एक मॉडल पेपर और दिया था हमने, पेपर 1 का भी और 2 का भी मॉडल पेपर आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं 100%, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।